हेलो गाइस, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। चलिए हम क्लास लेते हैं और क्लास हमारे पास आज है वर्ब्स की। वर्ब्स की क्लास है गाइस। पिछली क्लास के साथ ही क्लास को जोड़ते हैं। पिछली क्लास में आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को सीखा था और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ आपने वर्ब्स को यूज करना सीखा था। पहली बार आपने अब तक मेन वर्ब्स को यूज किया। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले आप नाउन को और एडजेक्टिव्स के सेंटेंसेस को बना रहे थे। तो आप जब नाउन और एडजेक्टिव के सेंटेंसेस पीछे जो हमारे एक्सरसाइज और हमने नोट्स आपको दिए उनको बना रहे होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि नाउन और एडजेक्टिव के सेंटेंसेस के साथ साथ एक वर्ब के सेंटेंसेस भी होंगे। ये चीज नोटिस करी होगी। और वर्ब के सेंटेंसेस मतलब जहां वर्ब के वर्ड्स हम यूज कर पाएंगे। तो आज हम उन्हीं सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे हमारी क्लास में और देखेंगे कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जहां वर्ब्स का यूज हम करते हैं और वो वर्ब्स क्या होती है और वर्ब्स को हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और वर्ब्स के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे इस क्लास के अंदर। रेडी गाइस? चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेम वही बना लेते हैं जो पहली क्लास में बना हुआ है। पहले हम क्या सीख रहे थे? वर्ड्स। फिर हम लोगों ने सीखा इस स्टैंडर्ड रूल को। स्टैंडर्ड रूल को मतलब मैं इसको रब कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। एक स्टैंडर्ड रूल हमने देखा और वो स्टैंडर्ड रूल था सेंटेंसेस के अंदर। सेंटेंसेस के अंदर कौन सा रूल आता है? सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर। ये रूल है। और इसके बाद गाइस हमारे पास जो है वो है टॉपिक मेकिंग। इसके बाद हमें टॉपिक भी बनाना सीखना है। यही फ्रेम चल रहा है शुरू से। अब आपने देखा, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया कि जो वर्ब्स होती है इसके अंदर हमारा पूरे ग्रामर का सेक्शन आ जाता है। मतलब पूरी वर्ब को सीखना ही ग्रामर को सीखना होता है गाइस। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप मतलब पिछला रिव्यू दूं, पिछला ओवरव्यू दूं, पिछली क्लासेस के बारे में जो हमने पढ़ा थोड़ा सा फिर से रिवीजन दूं, तो आपने क्या देखा होगा कि वर्ड्स के अंदर जब हमने एडजेक्टिव के वर्ड्स सीखे थे तो उनको हमने वर्ब्स दी थी बी। और फिर उसके बाद एक और जो नाउन के वर्ड्स थे उनको हमने वर्ब दी थी हैव। गाइस ये भी मेन वर्ब है, ये भी वर्ब है। जैसे आपने अब तक बाकी वर्ब्स पढ़ी है उस तरह से बी और हैव भी मेन वर्ब्स होती हैं। अब बी का मतलब आपने क्या सीखा था पिछली क्लास में? होप यू रिमेंबर। बी बेसिकली किसी व्यक्ति के बारे में बताती है कि वो कौन है, यानी उसके व्यवसाय को बताती है या उसके व्यवसाय या फिर उसके संबंध को बताती है, उसका रिलेशन क्या है, और या फिर उसके गुण को बताती है वो कैसा है। तो बी बेसिकली किसी व्यक्ति के ऑक्यूपेशंस को, उसके रिलेशंस को, उसकी क्वालिटी को बताती है। हैव बेसिकली उसके पोजीशन को यानी उसके स्वामित्व को बताती है। हैव मतलब उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, ये आपने किया। अब जब इन दोनों के अलावा एडजेक्टिव्स और नाउन के अलावा जो हमारे पास वर्ब्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिन्हें हम लर्न कर रहे हैं, जो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में भी यूज करी है फर्स्ट फॉर्म, वो बेसिकली किसी के एक्शन को बताती है। यानी वो वर्ब्स किसी के एक्शन को बताती है, यानी उसके कर्म को बताती है। एक्शन, क्रिया, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब आपने देखा एक जब सेंटेंस हम बनाते हैं, कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं कोई भी एक सेंटेंस बनाता हूं, वह मेरे लिए बाजार, बस मैं यहां पे रुक जाता हूं। वह मेरे लिए बाजार, अगर मैं यहां पे लिख दूं वह मेरे लिए बाजार में है, तो उसकी एक अवस्था है, उसकी एक स्थिति है, वो मेरे लिए बाजार में है। तो स्थिति बताने के लिए भी हमें बी का यूज करना होता है। स्थिति यानी उसका प्लेस। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जहां पर हमने एट, इन और ऑन का यूज किया था। होप यू रिमेंबर। अब मान लीजिए मैं ये सेंटेंस ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखता हूं, वह मेरे लिए बाजार में जाएगा। एक जगह लिखा है, एक जगह लिखा है जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब का क्या रोल हुआ। वर्ब का सेक्शन क्या है?
ये है बी के फॉर्मेट में और ये है एक्शन के फॉर्मेट में। एक्शन मतलब कोई क्रिया, कोई कर्म। तो आपने अब वह मेरे लिए बाजार में है, वह मेरे लिए बाजार में था, वह मेरे लिए बाजार में होगा, उसे मेरे लिए बाजार में होना चाहिए, बाजार में हो सकता है, बाजार मतलब इसके भी फॉर्मेट थे जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े। ऐसी इसके लिए भी फॉर्मेट होंगे। वह मेरे लिए बाजार में जाता है, वह मेरे लिए बाजार में जा रहा था या बाजार जा रहा था, मैं हटा दो, वह मेरे लिए बाजार जाएगा। अब तो सही लग रहा है। वह मेरे लिए बाजार जाता है, वह मेरे लिए बाजार जा रहा है, वह मेरे लिए बाजार जा रहा था, वह मेरे लिए बाजार गया था, उसे मेरे लिए बाजार जाना चाहिए, वह मेरे लिए बाजार जा सकता है, जा सकता था, जाना होगा। मतलब इसके भी अलग अलग सेक्शंस बन सकते हैं। तो हम जब इन सभी सेक्शंस को सीखते हैं, इन सभी पैटर्न्स को सीखते हैं, तो इन्हीं सब पैटर्न्स को सीखने का मतलब हमने वर्ब्स के पैटर्न समझ लिए। जैसे हमने पहले एडजेक्टिव के पढ़े थे, उसके बाद हमने नाउन के भी पढ़े थे, अब आपको इस वर्ब के भी पैटर्न को सीखना होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कब कौन सा पैटर्न आप यूज करें, कौन से फ्रेम में करें। हो सकता है कभी आप बी से बोलें, कभी आप हैव से बोलें, कभी आप वर्ब से बोलें। तो हमने इसके ऊपर तो बहुत सारी क्लासेस ले ली हैं। आई थिंक पिछली क्लासेस मैंने इसमें बहुत ज्यादा दी हैं, आपको बार बार रिवीजन कराया, बार बार रिपीटेशंस कराया, हर तरह से हर एंगल से आपको मैंने आपको इन दोनों सेक्शंस को समझाया। मोरओवर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस आपके नोट्स में भी दिए गए हैं। आई होप कि आपने उनको ट्रांसलेट किया होगा, उनके साथ प्रैक्टिस रखी होगी अपनी अच्छी, और अब आपको ये बी और हैव का सेक्शन क्लियर हो गया होगा। कब शुड हैव लगाते हैं, कब कुड हैव बीन लगाते हैं, कब बी लगाते हैं, कब इज एम आर करते हैं, कब वॉज वर करते हैं, कब हैव बीन या हैज बीन करते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा उन सेंटेंसेस को बनाने से। और अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है, डोंट वरी गाइस, एक बार इस वर्ब को सीख लेते हैं, उसके बाद इन तीनों को एक साथ फ्रेम में लेकर आएंगे यहाँ पर बोर्ड पर, और फिर एक साथ करेंगे। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि एक बार फिर इन तीनों को, पहले बी को, फिर हैव को, फिर वर्ब को आपके सामने करके दिखाता हूं। क्या पता इससे और ज्यादा आपको समझ में आए। ऐसे कर लेते हैं गाइस। ओके, ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिए गाइस, ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको बताऊं, यही वो क्लास है जिसकी वजह से आज आधे से ज्यादा स्टूडेंट परेशान रहते हैं। यही वो क्लास है जिसको अगर आपने ले लिया शुरू से लास्ट तक, तो आपके ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का सेक्शन है ना, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप पूरा फोकस माइंड के साथ इस क्लास को लें। मैं ट्राई करूंगा अपने ओन पे कि मैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, मेरे को कई स्टूडेंट्स ने कहा है सर थोड़ा सा बड़ा लिखना है बोर्ड पे, लेकिन मेरे पास एक फ्रेम में जब मैं सब चीज़ों को लेकर आता हूँ तो क्या होता है गाइस, फिर मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है ताकि सब चीज़ें एडजस्ट हो सके। इसी वजह से आपको कई बार कुछ वीडियोस में, कुछ क्लासेस में देखा होगा आपने, बहुत थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखा होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक फ्रेम सामने आए तो आप मुझे बहुत ध्यान से सुने भी, और बोर्ड पे अगर कोई चीज़ बहुत छोटी दिख रही है तो उसे आप प्लीज़ थोड़ा मैनेज करें, क्योंकि क्लास में ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर एक फ्रेम में आएगा तभी आप सीखेंगे, तभी आपका दिमाग समझेगा इन बातों को। तो मैं शुरू करता हूं क्लास को। तो मैं इनको 3 फ्रेम में बना देता हूं। एक तो हो गया बी का फ्रेम, एक हो गया हमारा हैव का फ्रेम, एक हमारी वर्ब का। वर्ब का मतलब जितनी वर्ब्स हैं, अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो आपने डे 9 के नोट्स में पढ़ी होंगी आई गेस। तो बी, हैव और वर्ब, ये 3 जगह आपको ध्यान देना होता है गाइस। तो फटाफट से इनको मैं इनका फ्रेम बनाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी मुझे ड्राइंग करनी पड़ेगी गाइस। इधर बी के पहले फ्रेम में, फर्स्ट में सिर्फ हम बोलते हैं हूं। हूं का मतलब होता है एम, ये ध्यान रखना है गाइस आपको। फिर आता है को बोलते हैं इज। फिर आता है या फिर हो, इसको हम बोलेंगे आर। एक बार फिर मैं रिवीजन कराता हुआ आपको आगे लेके चल रहा हूं। फिर आएगा था या फिर थी, जिसको बोलते हैं वॉज। आप साथ साथ लिखते रहिए, आप भी अपने पास ऐसा एक छोटा सर्कल बना लीजिए और साथ साथ लिखते रहिए। ऐसा बनाना बहुत जरूरी है गाइस। था, थी के बाद आता है थे का मतलब होगा वर। फिर है आपका होगा, होगी या होंगे, कुछ भी हो, इसको आप बोलेंगे विल बी। क्या बोलेंगे? विल बी। फिर आपका आ गया होना चाहिए। होना चाहिए को आप बोलेंगे शुड बी। गाइस थोड़ा सा अब एंगल ऐसे होगा लिखने का, तो आप प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन नहीं,
सर्कल में रखेंगे तो एक व्यू में आप जब एक बारी में इसको देखते हैं ना, आईज एक्चुअल में ये भी एक साइंटिफिकल रीजन है, एक बहुत ही जबरदस्त रीजन है ये गाइस। मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि जब स्टूडेंट इस व्यू से क्लास को लेता है तो उसको बहुत जल्दी चीजें क्लियर होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना 1 2 3 4, तो आप इधर आकर कहते हो, पहले तो कहते हो माय गॉड बहुत सारा है, फिर आप ऊपर पढ़ते नीचे आते तो ऊपर भूल जाते, फिर वो कंफ्यूजिंग लगता। अब क्या है, एक ही व्यू में एक ही ग्लेंस में आप इसको सीख सकते हैं। अब कुछ नए पैटर्न भी आएंगे इसमें गाइस, ताकि आपका रिवीजन भी हो और कुछ नए पैटर्न्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे होना चाहिए के बाद हो सकता है, हो सकता है का मतलब आपका कैन भी होगा, और अगर आप इसमें शायद होगा लिखेंगे, शायद होगा, तो ये हो गया माइट बी। और अगर आप लिखते हैं जरूर होगा, मैं ऐसे लिख दूं, जरूर होगा, तो ये हो गया आपका मस्ट बी। अब आप समझ गए होंगे। और इसके बीच में एक वर्ड और लिख सकता हूं गाइस, हो चुका है, हो चुका है, ये नया होगा आपके लिए शायद। इसको आप बोलेंगे हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन। गाइस हो चुका है, हो चुके हैं, कुछ भी होगा, आपको हैज बीन या हैव बीन में से एक वर्ड लेना होगा। और कब हैज बीन लेते हैं और कब हैव बीन लेते हैं ये आपको पता है। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, ये आप सीख चुके हैं आई थिंक। ही शी इट के साथ हैज, और आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ये प्रेजेंट बेस पूरा हो गया। अब थोड़ा पास्ट बेस भी देखते हैं गाइस। जैसे अगर मैंने बोला हो सकता था, चलो पहले हो सका लिख देते हैं, हो सका या हो पाया, तो इसको आप बोलेंगे कुड बी। क्या बोलेंगे? कुड बी। ये हमारा बी का फॉर्मेट था जो हमने पीछे क्लास में लिया। इसके अलावा हो सकता था अगर हो जाए तो आपको बोलना है कुड हैव बीन, कुड हैव, और ये बीन मेरे ख्याल से आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। और अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा, साफ नहीं दिख रहा है, तो गाइस प्लीज मैं बोल रहा हूं कुड हैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, होना चाहिए था होगा शुड हैव और फिर बीन, ऐसे होगा गाइस, शुड हैव बीन। तो कुड हैव बीन, शुड हैव बीन। तो इज एम आर वॉज वर, और उसके बाद विल बी, शुड बी, कैन बी, माइट बी, हैज बीन, हैव बीन, मस्ट बी, कुड बी, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन। और यहां पर हम एक वर्ड और ले लेते हैं, हुआ करता था। इतना सफिशिएंट है गाइस। अगर आपने इतना भी कर लिया तो बहुत है। यूज टू बी, फिर भी हम सब सीखेंगे। तो देखो गाइस, मैंने एक ही फ्रेम में कोशिश करी इन सब को एक साथ करने की। तो आप भी ऐसे ही नोटपैड में अपने इस तरह का एक सर्कल बनाइए और उसके सब जगह पर इस तरह से, मतलब इसी तरह से आप उसको नोट डाउन करिए। और अब आपने इस बी के फ्रेम को समझ लिया गाइस। तो ये बी का फ्रेम क्लियर हो गया। काफी बड़ी जगह ले ली बी के फ्रेम ने। अब हम हैव में आ जाए। ये आप समझ जाएंगे हैव को, मैं सीधा वर्ब करा दूं। वर्ब हैव के फ्रेम को खुद बनाएंगे। अब आप कैसे बनाएंगे? पास है तो हैज है, पास था हैड, याद है? पास होगा विल हैव, पास होना चाहिए शुड हैव, पास हो सकता है कैन हैव, शायद पास होगा माइट हैव, पास हो चुका है। अब पास होने का मतलब कोई परीक्षा में पास हो गया ये नहीं है। पास होने का मतलब मेरे पास कोई चीज है। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हैव वाले पैटर्न को आप खुद से इस तरह से बना के कोशिश करिए
क्या जैसे अभी ये हमने पढ़ लिया है, ये पिछली क्लास में हमने कर लिया गाइस, उसी को मैंने इस तरह से इस शेप में बनाया, तो आप प्लीज उसको करिए। मैं सीधा वर्ब को लेके चलता हूं गाइस। अब वर्ब में भी ये इसी तरह से एक सर्कल बनेगा, और वर्ब में जो सर्कल बनता है गाइस वो दो तरह के सर्कल होंगे। दो तरह के क्यों मैं बना रहा हूं, क्योंकि वर्ब के अंदर बहुत सारी बातें और भी आ जाती है, बहुत सारे पैटर्न्स आ जाते हैं, तो वो एक सर्कल में कंप्लीट ना हो। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, एक ही सर्कल बना के देखते हैं पहले। चलो एक सर्कल बनाया हमने, तो पहला पॉइंट सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको पता ही होगा गाइस, आपने पढ़ा है अभी पिछली क्लास में। पहले कोई वर्ब ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, पढ़ाना ले लें। वर्ब पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और इसकी सेकंड फॉर्म है टॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म है टॉट। तो देखते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म एंड ये थर्ड फॉर्म। रेडी गाइस? तो सबसे पहले पढ़ाना, अगर मैं बोलूं पढ़ाओ, तो इसको हम बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो हो जाएगा क्या? टीच। टीच। फिर हम दूसरा पैटर्न लेते हैं इसका, थोड़ा दूर ले लेते हैं। मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, तो इसका मतलब हो गया डोंट टीच। ये आपने कर लिया गाइस, इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर तीसरा पैटर्न इसका, मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने दो, तो इसका मीनिंग क्या होगा? मुझे पढ़ाने दो का मतलब, पहले मैं सारे हिंदी में पैटर्न लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करूंगा। मुझे पढ़ाने दो, ये आप पहले कर चुके हैं, और फिर इसके बाद है चलो पढ़ाओ, चलो पढ़ाएं। ये अब जो नया पैटर्न आता है आपके पास, ये 5th नंबर से, ये तो आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव चैप्टर में पढ़ लिया सब कुछ। ये चारों पैटर्न तो आपने अभी इंपेरेटिव पिछली क्लास में आपने कर लिया है। अब जो नया चैप्टर आता है, नया चैप्टर यानी 5th नंबर से, वो क्या आता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 5th में आता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, 5th में ये आता है एक। सेकंड, वह पढ़ाता है। अब देखो, जब आप बोलते हैं ता हूं या ते हैं, तो वो एक अलग सेंस होता है, वो प्लूरल के लिए होता है। और जब आप बोलते हैं ता है, पढ़ाता है या पढ़ाती है, तो वो सिंगुलर के लिए होता है। तो सिंगुलर के हिसाब से आपको सिंगुलर के हिसाब से ट्रांसलेशन करना होता है, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल का। जैसे आई टीच, और यहां हो जाएगा ही टीचेस, ही टीचेस। और जब आप इनके नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव भी इसमें आपको लिखना होगा 6 पॉइंट में, मैं नहीं पढ़ाता हूं, और वह नहीं पढ़ाता है। तो इसको आपको करना होगा आई डोंट टीच, और ही डजंट टीच। ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस, ये है प्रेजेंट डेज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैं पढ़ा रहा हूं, यानी रहा हूं, या वह पढ़ा रहा है। देखो इधर भी आप देखिए, एक सिंगुलर के लिए और एक मैं के एग्जांपल्स में, तो उसे हम बोलेंगे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, और ही इज टीचिंग। देखा गाइस आपने? तो इस तरह से आपको सीखना है। सीखना क्या है? जैसे अब तक आपने किया, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, और लेट्स टीच, ये तो आपने पहले कर लिया था। अब आपके पास जो नया सेक्शन आया वो ये आया 5, 6 और 7।
और इनमें आपने नोटिस किया कि वर्ब को हम लोगों ने सब्जेक्ट के साथ यूज किया है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा पैटर्न इस तरह से है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारा पैटर्न इस तरह से है। तो जैसे अभी मैंने यहां पे लिखा है हूं, है, हो, था, थी, थे, इसी तरह से अब मैं उस सर्कल में भी वर्ब के पैटर्न को लिखने जा रहा हूं ताकि आपको अब समझ में आ जाए। तो जब मैं ता है लिखूंगा तो आप समझ जाओगे ये सिंगुलर के लिए, और जब मैं ते हैं या ते हो लिखूंगा तो ये प्लूरल के लिए। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये मैंने थोड़ा सा समझाने के तौर पे लिखा था गाइस। अब मैं इसे रब करूंगा और आपको इसी फॉर्मेट में फिर से इसको लेके चलूंगा। रेडी गाइस? फिर से हम सर्कल बनाते हैं और इसे हम कहेंगे वर्ड। अब कोशिश करेंगे कि सारे सेक्शन आ जाए इसमें। पहला, अगर सेंटेंस के लास्ट में ओ आए, ओ यानी पढ़ाओ, जाओ, खेलो, करो, दो, लो, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सिर्फ ये समझना होगा आपको। बस अगर आपके सेक्शन में ये दूसरा पॉइंट है, मत और फिर ओ की मात्रा आए तो आपको डोंट ऐड करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। थर्ड, अगर आपके सेंटेंस में ने दो आए लास्ट में, लास्ट के, ये लास्ट के सेक्शन को हमने, ये भी लास्ट का सेक्शन है ना, हूं, है, हो, ऐसे ही लास्ट का सेक्शन है, ने दो आए तो आपको लेट यूज करना है और फिर उसमें ऑब्जेक्ट यूज करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है गाइस। अगर आपके सेंटेंस में चलो या आओ से सेंटेंस शुरू हो, ये लास्ट का नहीं है, ये शुरुआत के लिए, तो आपको लेट्स बोलना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये चार पैटर्न आपके इंपेरेटिव के हैं जो पिछली क्लास में आपने कर लिए। अब नेक्स्ट, अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में ता है आए या फिर ती है आए, जैसे वो वर्ब पढ़ाना, पढ़ाता है आए, तो मैं यहां पे अब वर्ब लिख रहा हूं, पढ़ाता है या पढ़ाती है, इस तरह से आए, तो आपको उसको, उस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में और ईएस और एस में चेंज करना है, जो हो जाएगी टीचेस, टीचेस। और अगर वो फॉर्म आपकी पढ़ाता हूं या पढ़ाते हैं, इस तरह से आए, तो उस समय आपको फिर गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी ऐड करनी है, ईएस और एस यूज नहीं करना है, तो वहां सिर्फ आपको बोलना है टीच। बहुत सिंपल है गाइस। हाँ, इनके नेगेटिव में आपको ध्यान देना है। इसके नेगेटिव में अगर नहीं ता है आ रहा है या ती है आ रहा है तो फिर आपको डजंट ऐड करना है, डजंट, और फिर उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और अगर इधर नहीं आ रहा है तो आपको उसमें डोंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। ये फ्रेम होगा आपका। तो नेगेटिव भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब यही पढ़ाना वर्ड रहा है में आ जाए, जैसे पढ़ा रहा है, तो ये हो जाएगा इज टीचिंग। अब आपको इज भी ऐड करना है, इज टीचिंग। और अगर ये हो जाए पढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा आर टीचिंग, प्लूरल हो गया। तो आपको पता है इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, अगर ये पढ़ा रहा हूं होता तो फिर एम टीचिंग। इतना तो आपको पता ही होगा गाइस, आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। तो ये सेक्शन हो गया आपका अलग। तो अभी आपने जो तीन पैटर्न और सीखे हैं, ये चार तो पिछली क्लास के थे, अभी ये जो तीन पैटर्न है, ये तीन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट वर्ड में आपको समझने होते हैं, सीखने होते हैं। अब उसके अलावा जो अगले पैटर्न है वो हम देखते हैं कौन से हैं। अगले हैं जैसे पढ़ा चुका है या पढ़ा लिया है, पढ़ा दिया है, इस तरह से भी अगर हम बोलते हैं पढ़ा दिया है, उसने पढ़ा दिया है, तो फिर वहां पर आपको हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलनी होती है, हैज
वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है गाइस? टॉट। तो क्या हो जाएगा? हैज टॉट। थर्ड फॉर्म याद रखना, यहां V1 ING है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड हुआ है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES और S ऐड हुआ है, देखो ES ऐड हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। और अगर ये थोड़ा सा प्लूरल हो जाए, पढ़ा चुके हैं या पढ़ा दिया है, यानी ये सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो फिर आप उसमें हैज की जगह हैव करेंगे, जबकि थर्ड फॉर्म वही रहेगी। ये करने का मतलब आपने प्रेजेंट बेस के सेक्शन को समझ लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर अब जो नेक्स्ट पैटर्न आता है वो इस तरह से आता है, वह पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं। अब आप कहोगे सर पढ़ा रहा है, ये तो ऊपर भी लिखा, ये लिखा, पढ़ा रहे हैं ये लिखा, ये तो आपने सेम ही पैटर्न लिख दिया। नहीं, इस पैटर्न में क्या है, टाइम और से का यूज भी होता है। जैसे वह पढ़ा रहा है 2 बजे से, 2 बजे से पढ़ा रहा है, ऐसे हो जाएगा। या वे पढ़ा रहे हैं 2 घंटे से, अब ऊपर वाले पैटर्न में और नीचे वाले पैटर्न में ये डिफरेंस है कि वहां पर टाइम नहीं है और इसमें टाइम है, और टाइम के साथ से का यूज भी हो रहा है। देखिए ये रहा से और ये है टाइम, और इसी वजह से यहां पर आप इस टीचिंग ना बोलकर आपको बोलना होगा हैज बीन टीचिंग, और फिर उसमें आपको सिंस, यहां पर तो सिंस लगेगा, सिंस, और नीचे वाले पैटर्न में हैव बीन टीचिंग फॉर। सिंस और फॉर, सिंस कब लगता है? जब पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और फॉर कब लगता है? जब पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। अब यहां पर हम बोलेंगे ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, और यहां बोलेंगे दे हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। तो कब सिंस लगता है, कब फॉर लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ मैटर है। जैसे ES कब लगेगा, S कब लगेगा, ये एक पढ़ने वाली बात है। दूसरा, सिंस कब यूज होगा और फॉर कब यूज होगा, ये भी हमें सीखना है। तो इसको मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगा, सेपरेटली सिखाऊंगा। तो गाइस जब आप ये सेक्शन सीखते हैं तो इसी को पूरा प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पूरा एक ही फ्रेम में प्रेजेंट टेंस अगर आप सीख सकते हैं तो हमें अलग अलग टेंसेस सीखने की क्या जरूरत है। टेंस बेसिकली है क्या? टेंस का मतलब है वर्ब के सेंटेंसेस। वर्ब के सारे सेंटेंसेस टेंस के सेंटेंसेस है, जहां हम कोई बात बताते हैं। अभी इन सभी सेंटेंसेस में हम कोई बात बता रहे हैं। अब ये प्रेजेंट के बाद अगला सेक्शन जो है वो पास्ट का हो जाता है, लेकिन मैं अभी इस प्रेजेंट फ्रेम को ही पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, पास्ट को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पास्ट को एक्सप्लेन करूंगा। पहले प्रेजेंट को पूरा समझ लीजिए, फिर आप पास्ट को सीखिए। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? मोस्टली आपने देखा होगा जब आप टेंस पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, ऐसे ही पढ़ते हैं गाइस। प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। फिर इंडेफिनिट के अंदर हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव केस, नेगेटिव केस, इंटेरोगेटिव केस, फिर उसके रूल्स, उसकी पहचान, ऐसे कर करके हम इस चैप्टर को अलग ही पढ़ लेते हैं, अलग ही तरह से समझते हैं। लेकिन इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्या है? इस चैप्टर का प्रैक्टिकल है जब आप टॉपिक बनाते हैं गाइस। कभी भी आप जब कोई टॉपिक्स बनाते हैं ना, तो आप नोटिस करना टॉपिक्स हमेशा 2 बेस में होता है, या तो प्रेजेंट बेस में होता है या पास्ट बेस में होता है। जैसे अभी कभी भी आपको कोई टॉपिक देगा ना लिखने के लिए, तो आपके पास देखना प्रैक्टिकली 2 ही बेस होंगे। जब हम टॉपिक मेकिंग में आएंगे ना, तब आप इस चीज को और अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो हमें शुरू से ही 2 बेस में सेंटेंसेस को बनाना सीखना होता है। 2 बेस में मतलब प्रेजेंट बेस का मतलब सिर्फ प्रेजेंट बेस, और पास्ट बेस का मतलब सिर्फ पास्ट बेस।
तो अभी मैं अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक्सप्रेशन सारे बेस मिक्स कर दूंगा तो आपको क्या होगा, तब आपको बहुत दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूं आप पहले सिर्फ एक प्रेजेंट बेस सीखें, तो जितने भी प्रेजेंट बेस के फिर टॉपिक्स होंगे वो उसी प्रेजेंट बेस की हेल्प से आप बना पाएंगे। फिर आप पास्ट बेस सीखें, फिर पास्ट बेस के जितने टॉपिक्स होंगे आप उसी बेस से आप बना पाएंगे। और आपकी नोट पैड में आपकी एक्सरसाइज जो बुक होंगी या जो कॉपी आपने जिसमें आप ये सारे नोट्स लिख रहे हैं, उसमें भी आपको दोनों बेस को सेपरेटली पूरा अलग अलग लिखना है, मिक्स नहीं करना है। इससे आपको आगे टॉपिक मेकिंग में बड़ी हेल्प मिलेगी। कैसे होगा वो आप आगे देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं प्रेजेंट बेस को। अब प्रेजेंट बेस में और क्या क्या बचा है, प्रेजेंट बेस का मतलब, प्रेजेंट बेस में और आगे क्या क्या बचा है उसको सीखने से पहले आप पूरा प्रेजेंट बेस को समझ ही लीजिए क्या होता है प्रेजेंट बेस। प्रेजेंट बेस का मतलब होता है ऐसा बेस जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट वर्ब को यूज करते हैं। प्रेजेंट वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। हालांकि इसके अंदर ये जो दो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स आ गई हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब मतलब जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यानी ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज करते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कुछ बात पास्ट में हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इसमें है आ रहा है लास्ट में, आप देख रहे हैं, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट बेस में ही काउंट करते हैं। तो अभी हमारे पास जो पैटर्न है वो कौन कौन से हैं, ये तो थे इंपेरेटिव पैटर्न और ये हैं सारे एजर्टिव पैटर्न, और इन सब में हमारा प्रेजेंट बेस चल रहा है। तो प्रेजेंट बेस को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो अगला सेंटेंस जो आएगा, जैसे पढ़ाएगा, आप कहेंगे सर पढ़ाएगा ये तो फ्यूचर हो गया, आपने फ्यूचर को प्रेजेंट में डाल दिया। विल टीच, ये भी प्रेजेंट बेस में ही काउंट होगा। ये एक्सप्रेशन बेस का प्रेजेंट बेस, ठीक है। हमारे पास दो ही बेस होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। प्रेजेंट बेस में एक एजर्टिव बेस, एक एक्सप्रेशन बेस, शायद आपने पिछली क्लासेस में सीखा होगा। और पास्ट बेस में भी एक एजर्टिव है और एक एक्सप्रेशन है। इस तरह से आपको सीखना होता है। तो पढ़ाएगा हम यहां पर लिखेंगे गाइस, विल टीच। आगे आगे देखिए बहुत इजी हो जाएगा, आप अभी इस तरह से पढ़िए, पढ़ाएगा विल टीच। पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए के लिए आप बोलेंगे शुड टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आप शुड टीच। पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है का आएगा कैन टीच। शायद पढ़ा सकता है, शायद पढ़ा सकता है, तो आप इसको बोलेंगे माइट टीच। तो देखो अब विल, शुड, कैन और माइट। पढ़ाना चाहेगा, तो चाहेगा आएगा तो वुड लाइक टू टीच। और ये इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है गाइस, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक साथ समझिए। नेक्स्ट, जरूर पढ़ाना चाहिए या पढ़ाना है, पहले लिख लेते हैं। पढ़ाना है तो इसको बोलेंगे हैज टू या फिर हैव टू टीच, ऐसे। ये मैं ऊपर वाला मिटा देता सेक्शन। पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है, तो इसमें हम बोलेंगे एक तो हो गया नीड्स टू, एक हो गया नीड टू। दो पैटर्न चलते हैं, एक तो नीड्स टू टीच और एक नीड टू टीच। अब दो क्यों है, मैं इसको अलग हाईलाइट कर देता हूं अलग मार्कर से, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहां पे दो पैटर्न है, एक सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। ऊपर वाला सिंगुलर के लिए, नीचे वाला प्लूरल के लिए। पढ़ाना चाहता है, देखो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, पढ़ाना चाहता है, तो आप इसको बोलेंगे वांट्स टू टीच और वांट टू टीच। फिर वही बात, एक सिंगुलर के लिए
अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वांट्स, और अगर प्लूरल है तो वांट टू टीच। ऐसे। नेक्स्ट, पढ़ाने ही वाला है, तो इसको आप बोलेंगे इज, एम या फिर आर, इनमें से कोई भी एक वर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से, अबाउट टू और फिर टीच। जैसे मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू टीच यू, ऐसे बोलेंगे। वह अभी पढ़ाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू टीच नाउ। तो आपने देखा बस यही एक फ्रेम है जिसको आपको स्टडी करना होता है, बस बहुत छोटा सा फ्रेम है, जो बहुत बड़ा फ्रेम नहीं है गाइस। इसमें से 4 पैटर्न तो इंपेरेटिव के हैं और ये आपको सीखने होते हैं बस मेनली। हाँ, इस एक फ्रेम के अंदर गाइस एक और सेक्शन है जिसको मैं थोड़ा सेपरेटली बताऊंगा, अगर आप उसको अलग से सीखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। यहां बता रहा हूं, अगर मैं इनको काउंट करूं तो कितने पैटर्न हो गए, पहले काउंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस फ्रेम को भी अलग से समझ लेंगे। पहले काउंट कर लेते हैं कितने पैटर्न हो गए। जैसे ये हो गया 1, ये तो 4 इंपेरेटिव के थे पिछले चैप्टर के, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this one is 9, it's 10, 11, 12, 13 and 14 and 15। तो हमारे पास कितने पैटर्न हैं? 15 पैटर्न्स हैं प्रेजेंट बेस के अंदर। अब आप प्रेजेंट बेस का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं और उससे बड़े आराम से वर्ब्स के सेंटेंसेस में उसे बना सकते हैं। हम लोग अब आगे एक टॉपिक भी बना के देखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आएंगे जिससे हम बी के फ्रेम से, हैव के फ्रेम से और वर्ब के फ्रेम से वर्ब को समझेंगे और उस टॉपिक्स को बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेम और आपको समझाना चाह रहा था अलग से। अगर आप उसे 16 नंबर बोलते हैं तो समझ सकते हैं। जैसे एक वर्ड है पढ़ा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, इसको अगर आपको बोलना है तो इसका मतलब होगा विल बी टीचिंग, विल बी टीचिंग, ऐसे। और अगर इसमें हम शायद जोड़ दें, शायद पढ़ा रहा होगा, तो ये हो जाएगा माइट बी टीचिंग। और आपको याद आ रहा होगा, पीछे भी आप ये पढ़ चुके हैं। और अगर इसमें मैं जरूर जोड़ दूं, जरूर पढ़ा रहा होगा, तो ये हो जाएगा मस्ट बी टीचिंग, ही मस्ट बी टीचिंग। और अगर मैं इसको लिखूं, एक और पैटर्न है, उसको मैं 17 नंबर दे देता हूं गाइस। यहां पर 17, पढ़ा चुका होगा, ये पढ़ा चुका होगा, तो उसको आप बोलेंगे विल हैव टॉट, वो थर्ड फॉर्म में आता है। और विल हैव टॉट ये फिक्स हो गया, पढ़ा चुका होगा हो या पढ़ा चुके होंगे, कुछ भी हो, आपको इसी तरह से बोलना होता है। अब देखिएगा, ये वो बात है, ये जो जितना मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे लिखा है आपके लिए गाइस, ये वर्ब का प्रेजेंट बेस है। अब इसके साथ एक पास्ट बेस भी ड्यू है। पास्ट बेस यानी इसी तरह से आपको इसका पास्ट बेस भी सीखना है। लेकिन पास्ट बेस करने से पहले मैं एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इसकी, कैसे होगा ये। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये वाला फ्रेम ले रहा हूं, ध्यान से देखिए कैसे प्रैक्टिस होगी इसकी। अब जो है क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया गाइस, कि हम अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं आपसे अब आपका टेस्ट ले रहा हूं, आपको टेस्ट देना है अभी मेरे, ठीक है। कैसे टेस्ट देना, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह जरूर बीमार होगा। एक सेंटेंस लिया मैंने, वह जरूर बीमार होगा। अब मुझे बताइए कि ये किस पैटर्न से है, वह जरूर बीमार होगा, ये किस पैटर्न से है।
अब आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, कहाँ ध्यान देंगे, कहाँ लास्ट में गा गी गे आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये। तो मुझे आप अगर सोच के बताएं कि ये किस पैटर्न से, नंबर बताएं, नंबर मतलब हमारे पास सब सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो ये 15 है, 14 है, 13 है, 16 है, 17 है, कौन सा नंबर है, या ये 8 है। तो मैं आपको एक तरह से आपका टेस्ट ले रहा हूं, आपसे अब मैं पूछ रहा हूं, तो सोच के बताइए ये वाला सेंटेंस किस पैटर्न से है। चलिए आपने सोच लिया, आपने शायद बना भी लिया होगा, मैं आपको आंसर देता हूं, ये सेंटेंस किसी भी पैटर्न का नहीं है, ये है मेरा आंसर। क्यों? क्योंकि पहले तो यहां लास्ट में आ रहा है होगा, आ रहा है सर, होगा तो यहां भी आ रहा है ना, देखो ये रहा होगा, होगा होगा होगा, ये भी रहा होगा, और भी देखिए कहीं होगा है, नहीं और नहीं सर, इसी का तो होगा ना, ये होगा से पहले क्या लिखा है, रहा रहा रहा, यहां पे लिखा है रहा नहीं। सर यही तो कंफ्यूजन है, यही तो समझ में नहीं आता, कौन सा होगा, कहां होगा, कैसे होगा। गाइस इस कंफ्यूजन को दूर करने का सिंपल सा तरीका है, इस होगा वर्ड से पहले आप क्या देख रहे हैं, बीमार। बीमार वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के फ्रेम का सेंटेंस है, वर्ब के फ्रेम का तो है ही नहीं। दैट्स अ पॉइंट। आपके पास पहले वो सेंटेंस वर्ब के फ्रेम का होना चाहिए, जैसे वह खेल रहा होगा। अब नोटिस करा आपने, अब होगा से पहले रहा भी आया और उससे पहले खेल, खेल वर्ड खेलना से आया, खेलना एक वर्ब होती है, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब बताइए ये वाला सेंटेंस किस फ्रेम का, अब ये वर्ब का है तो डेफिनेटली इसी में किसी ना किसी एक फ्रेम में आएगा। तो फौरन आपको पता चला ये सर 16 नंबर पे है, क्योंकि यहां रहा होगा आ रहा है। तो आप हमेशा सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं उसके लास्ट के सेक्शन से, रहा होगा आ रहा है तो रहा होगा का मतलब ये वाला सेक्शन है। अब वह का मतलब, अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से तो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो रूल है, यही तो बेसिक रूल है हमारे पास। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम देखेंगे कौन सा फ्रेम है, ये कौन सा फ्रेम है, 16 नंबर। तो 16 नंबर हमने यहां लिख दिया। अब 16 नंबर में क्या लिखा है, विल बी टीचिंग, और विल बी टीचिंग जो है ये वर्ब का, वर्ब में है, ये वर्ब को पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये वर्ब को पढ़ रहे हैं, तो वर्ब कहाँ है, ये रही। और सब्जेक्ट क्या होगा, ही। तो वर्ब क्या होगी, वर्ब में हमारा 16 नंबर पे आता है विल बी, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल बी प्लेइंग। हमें आईएनजी भी लगाना है, देखो टीचिंग लिखा था ना, तो इस तरह से हमें V1 के साथ आईएनजी भी जोड़ना है, ये देखना होता है। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो प्रैक्टिस करो। तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है। अब पहले ये बताओ ये वर्ब का फ्रेम में है या नहीं है, जैसे मैंने ऊपर अभी एडजेक्टिव का फ्रेम दिया था, क्या ये सेंटेंस वर्ब के फ्रेम में है, वर्ब के फ्रेम में है। कैसे पता चलता है, चाहिए था से नहीं पता चलेगा, उससे पहले वर्ड क्या आ रहा है, जाना। जाने का मतलब गो होता है, गो वेंट गॉन, तो ये वर्ब के फ्रेम में है, ये समझना है आपको। अब आप वर्ब के फ्रेम में है तो बताइए इसमें से कौन सा पैटर्न हुआ, कौन सा सेंटेंस हुआ, बताइए। मैं भी देखूं, मैं भी हेल्प कर रहा हूं, मैं भी देखता हूं कहां है, कैसे पता चलेगा, जहां चाहिए आएगा वहां पर जाना है। हाँ ये रहा सर, चाहिए, ये रहा, मिल गया मिल गया। वैसे एक चाहिए आपको बड़ी जल्दी दिख गया होगा, क्योंकि अकेला ही वर्ड है चाहिए और कहीं नहीं है चाहिए। तो आप फटाफट से, स्टूडेंट क्या करता है, शुड लिखना है और टीच लिखना है, वेट वेट, यहां चाहिए के साथ था भी लिखा हुआ है, ओके, था लिखा हुआ है, तो इसको आप इसमें नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट बेस है। पास्ट बेस आएगा तो वहां पे था वाले पैटर्न आपको बताए जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूं, और अगर मेरे को इसी फ्रेम से करना है इसे ट्रांसलेट, तो मुझे ये था मिटाना होगा। तुम्हें जाना चाहिए, अब बन गया ये सेंटेंस। अब इस हिसाब से तो देखो, पढ़ाना चाहिए, जाना चाहिए,
तो शुड टीच, तो यहां क्या हो जाएगा, शुड गो, यू शुड गो। अब बन सकता है सेंटेंस। और प्रैक्टिस करते हैं गाइस, प्रैक्टिस करते रहो, मजा आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। एक और सेंटेंस लिखते हैं। उसे कई समस्याएं हो सकती हैं। चलिए बताइए कहां से आएगी, कौन से फ्रेम से है, कौन से पैटर्न से है? सकता है, ढूंढो, सकता है, शायद पढ़ा सकता है, शायद तो इसमें लिखा ही नहीं, तो ये वाला तो फ्रेम नहीं है। फिर कहाँ देखें, सकता है और कहीं लिखा है हमने, ये रहा सकता है, कैन टीच, कैन टीच, तो ये रहा सर, ये वाला फ्रेम, फ्रेम नंबर 9 है ना, फ्रेम नंबर 9 है ना, सकता है, फ्रेम नंबर 9, क्योंकि लास्ट में आ रहा है सकता है, सकती है, सकते हैं, 9 नंबर फ्रेम में है, सकता है, सकती है, सकते हैं, 9 नंबर फ्रेम में है। अब हमने इसको ट्रांसलेट करा, लेकिन सकता है, सकती है से पहले क्या लिखा है, हो। जब भी हो, होना, होगा, हो, है, ऐसे वर्ड आते थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा लो गाइस, ठीक है सर? अभी भी समझ नहीं आया? समस्याएं क्या होता है, नाउन, ये वर्ब का फ्रेम नहीं है, ये नाउन का फ्रेम है। अगर आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो नाउन के फ्रेम से बनाना पड़ेगा। इसका ट्रांसलेशन है ही कैन हैव आता है ना नाउन के फ्रेम में, मैनी प्रॉब्लम्स। आई एम सॉरी गाइस, ये सेंटेंस भी जो है इस फ्रेम से नहीं बनेगा, क्योंकि ये नाउन के फ्रेम का है। यही चीज को तो एनालाइज करना है, क्या नाउन होता है, क्या एडजेक्टिव होता है, क्या वर्ब होता है। अगर एक स्टूडेंट ने इसी को एनालाइज कर लिया ना, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट क्या करता है, ये पढ़ लेते हैं, ये टेंस पूरा सीख लेते हैं, और इधर ऊपर आएंगे तो ये मॉडल्स भी सीख लिया आपने। अब देखो इसमें टेंस और मॉडल्स दोनों कवर हो गए एक ही चैप्टर में। इसको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर वो यहां समझ नहीं पाते कि क्या करना है, कब हैव लगाना है, कब बी लगाना है, और कब कैन और हैव में बी ना लगाते हुए सीधा वर्ब लगाना है। ये सबसे जरूरी होता है सीखना। आई एम श्योर जब आप मेन वर्ब्स की क्लासेस को और उनके सेंटेंसेस को आगे इसी तरह से लेंगे तो आपको पीछे से ये भी पता चलेगा बी और हैव में और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। और मेरे ख्याल से अब तक की क्लासेस में इतना डिफरेंस तो क्लियर हो ही चुका होगा। अब हम इस फ्रेम के अलावा एक फ्रेम और सीखेंगे जिसे हम बोलेंगे पास्ट बेस। और पास्ट बेस के फ्रेम के बाद, फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, आपके टेंस, मॉडल्स, सब तरह के चैप्टर्स, सिंपल सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, टेंस, मॉडल्स, मेन जो चैप्टर्स होते हैं जो बेसिक ग्रामर्स के होते हैं ना, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। या ये कह लो कि अब आप टॉपिक मेकिंग में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए इस क्लास को और सीरियसली लेना, हो सके तो एक बार इसको रिपीट देखना, हो सके तो इससे कई सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना जो आपको नोट्स में हम लोग देते हैं, उन सेंटेंसेस को बराबर ट्रांसलेट करते रहना, एक्सरसाइज सारी अटैम्प्ट करना, तभी आपको फ़ायदा होगा गाइस। तो पहले आप इसे सेपरेटली स्टडी करें। अभी मैंने पढ़ाना वर्ब से एग्जाम्पल दिया है, आप किसी और वर्ब से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देना, देने का मतलब गिव, खेलना प्ले। तो देखो हमने बोला प्ले, खेलो, मत खेलो, डोंट प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, चलो खेलें, लेट्स प्ले। वह खेलता है, ही प्लेज, वह नहीं खेलता, ही डजंट प्ले। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ये वाला पैटर्न देखो, वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। वह सुबह से खेल रहा है, he has been playing since morning, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, I have been playing for 2 hours, ऐसे बोलना है। उसके बाद वह खेलेगा, he will play, उसे खेलना चाहिए, he should play, वह खेल सकता है, he can play, वह खेल रहा होगा, he will be playing, वह शायद खेल रहा होगा, he might be playing, वह जरूर खेल रहा होगा, he must be playing, वह खेल चुका होगा, he will have प्लेड। देख रहे हो आप, वह शायद खेल सकता है, ही माइट प्ले।
वह खेलना चाहेगा, ही वुड लाइक टू प्ले। वह उसे खेलना है, आई एम सॉरी, उसे खेलना है, ही हैज़ टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। उसे खेलने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू प्ले। मुझे खेलने की ज़रूरत है, आई नीड टू प्ले या दे नीड टू प्ले। वह खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं खेलने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्ले। सो सिंपल गाइस। तो आपको क्या करना होगा, सारी वर्ब्स से जो मतलब वर्ब्स को इसी तरह से घुमाना है। सोच मतलब 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना है और किसी से कहना कि मुझे सुनो, मुझसे सुनो। आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर होगा, उससे कहना मुझसे सुनो, ठीक है। तो इससे प्रैक्टिस करनी है। आप पहले इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इनकी हेल्प से कैसे सेंटेंसेस बनाने होंगे वो भी आपको सीखना है। आई होप गाइस कि आपने इस सेक्शन को लेकर वर्ब्स के पैटर्न को भी सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इसी पैटर्न को पास्ट बेस में, और जैसे ही पास्ट बेस में इसको कवर करेंगे उसके बाद हमारा प्रेजेंट बेस और पास्ट बेस दोनों कंप्लीट हो चुका होगा, और उसके बाद टेंस और मॉडल्स का चैप्टर भी खत्म हो चुका होगा आपका। देखा गाइस, सिर्फ 1 या 2 क्लासेस में हम जो चीज़ सीख सकते हैं उसके लिए कई महीने पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बाकी प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ईजी हो जाएगा। 2 दिन में भी आप समझ सकते हो अगर आप बार बार इसकी मल्टीपल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और उस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगा, आप उन्हें बार बार करते रहिए, लिखते रहिए, उसकी एक्सरसाइज पूरी प्रॉपरली मेंटेन रखिए अपने फेयर रजिस्टर में। वो रजिस्टर हम लोग देखेंगे और उसके बाद आपको जस्टिफाई करेंगे, आपको सर्टिफाइड करेंगे कि आप कितना अच्छा इंग्लिश सीख चुके हैं। बाकी अभी भी कोई डाउट्स होगा तो आप हमारे लाइव क्लासेस के अंदर अपने डाउट्स लेकर आ सकते हैं और हम वहाँ पर आपकी लाइव प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो उन सब बातों के लिए आप हमारे ऐप में जो नोटिफिकेशंस आते हैं उन्हें देखते रहिए। आई होप गाइस कि आपने इस क्लास को समझकर, सीखकर आज थोड़ा सा और एनालाइज किया इंग्लिश को कि इंग्लिश बनी किस तरह से। अब आपको पता चल गया बी, हैव और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, वर्ब के पैटर्न क्या होते हैं। अब हम इसे पास्ट बेस में सीखने के बाद हम फिर टॉपिक्स में भी इनको देखेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं, और सेंटेंसेस में भी देखेंगे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आने वाली क्लासेस में और अच्छी चीज़ें आप सीखेंगे। इसके बाद आपके पास और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आ गई हैं। अब यहाँ से क्लासेस एडवांस मोड में चली जाती है हमारी, और इस क्लास को लेने का मतलब ये है कि अब आप बेसिक टू एडवांस मूव कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, आपने इन क्लासेस को लिया और अब तक इतना टाइम आपने दिया है और अब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपके वजह से मेरा मनोबल बढ़ा है कि मैं और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके सामने ला सकूं। एक बार फिर आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे फिर से एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।